जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, क्रिकेट स्टडी की ओर से आपको डेली नए नए वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जो आज का सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें पिछले साल के क्वेश्चन के साथ साथ जो आपका कल यानी कि 5 तारीख का एसएससी सीजीएल सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसके कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। बाबर ने भारत की भूमि में कुल कितने युद्ध लड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 5 या आपका ऑप्शन नंबर डी 6। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। बाबर ने भारत की भूमि में कुल कितने युद्ध लड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, देखिए, बाबर ने भारत की भूमि पर तो 8 युद्ध लड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बाबर की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यह क्या था, आपका युगजीत नवल ने किया था। और अगर एग्जामिनर पूछता है कि बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो दोस्तों देखिए, यह दो लोगों ने किया था। एक तो शाहजहाँ के समय में किया था और एक अकबर के समय में किया था, ठीक है। जो शाहजहाँ का समय था उसमें अबू तालिब ने किया था, और अकबर के समय में अब्दुल रहीम ने किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अब्दुल रहीम को खाना खाना की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1932, या आपका ऑप्शन नंबर सी 1931, या आपका ऑप्शन नंबर डी 1928। दोस्तों अधिकतर बच्चों को पता होगा कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसका जो नाम गोलमेज है ना, यानी कि राउंड, यानी कि गोल मेज था, गोलाकार का। तो उसके चारों ओर बैठ के यह सम्मेलन हुआ करता था, तभी इसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया, ठीक है। और यह गोलमेज सम्मेलन जो था प्रथम 1930 में हुआ था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा 1931 और तीसरा 1932, ठीक है दोस्तों। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, 31, 31 और 32। और जो देखिए दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आपने सुना होगा गांधी इरविन जो इरविन घोषणा है ना, यानी कि 31 अगस्त कब हुई थी? 31 अगस्त 1931 को हुई थी, ठीक है। इसी का आधार पे गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी कि यही गोलमेज सम्मेलन का आधार बनी। कौन? इरविन घोषणा। और आपको पता होगा, देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बताया कि 1930, यानी कि 12 नवंबर 1930 से लेके कब तक चला था? 19 जनवरी 1931 तक का, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों देखिए, ये था आपका 1 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक का, ठीक है। और तीसरा था आपका 19 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक का। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और देखिए, एग्जामिनर पूछता है कि आपका जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ठीक है। भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपको पता होगा कि भीमराव अम्बेडकर ने लिया था, ठीक है। किसने लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। और अगर एग्जामिनर पूछता है, देखिए, कि कांग्रेस ने भी किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं, तो बताइए दोस्तों, कांग्रेस ने किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं? हाँ, लिया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी कि 1931 में, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। और कौन थे कांग्रेस की तरफ से? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी लंदन गए थे। और किस जहाज से गए थे, ये भी पूछता है एग्जामिनर। तो हमारा राजपूताना जहाज था, ठीक है।
राजपुताना जहाज, राजपुताना जहाज से महात्मा गांधी ने यात्रा की थी। और ये भी पूछता है दोस्तों, देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में स्वयं के खर्चे से गए थे। जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, वो कांग्रेस की तरफ से गए थे तो उनका पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी, ठीक है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो गोलमेज सम्मेलन में गए थे लेकिन स्वयं के खर्चे से गए थे? तो वो थे आपके मदन मोहन मालवीय जी और एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी बातें और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में लोकसभा सीट कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7 या आपका ऑप्शन नंबर डी 18। कितनी दोस्तों असम में लोकसभा की सीटें? बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर। असम में आपके कितने लोकसभा सीटें हैं? चलो आप ये बताइए कि असम में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? ठीक है, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में है? जो आपका ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए असम में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, यह आपका होमवर्क को है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि अधिकतर बच्चे कमेंट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352 या 356 या आपका 112। तो सभी को पता होगा कि संविधान संशोधन का जो विधेयक है अनुच्छेद 368 में विहित है, ठीक है। किस में है? अनुच्छेद 368, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक या आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों देखिए जो आपका IDBI है उसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। ये आपका ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र और मुंबई में। IDBI बैंक का कहाँ है आपका? महाराष्ट्र या मुंबई में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नववारी साड़ी कहाँ की पोशाक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नववारी साड़ी कहाँ की पोशाक है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी गोवा या आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक या आपका ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, नववारी साड़ी कहाँ की पोशाक है? आपका CGL में ही पूछा गया था शायद। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए दोस्तों जो नववारी साड़ी है ये आपकी गोवा की पोशाक है, ठीक है। कहाँ की है? गोवा की। और अगर पानो भुजा पूछता है आपका, क्या पूछता है? पानो भुजा। जो पानो भुजा है ये भी आपकी कहाँ की पोशाक है? गोवा की है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी? कर्नाटक की बात करते हैं हम, तो कर्नाटक में क्या है दोस्तों, देखिए सिफान और पटोला जो साड़ी है ना, सिफान और क्या और पटोला, ये कहाँ की पोशाक है आपकी? कर्नाटक की, ठीक है। और जो अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों सिक्किम की पोशाक क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ आपकी देखिए डम्बन और पडुक्की है। क्या है? डम्बम, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा आप। और अगर मिजोरम की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए ये पुआनचेई, पुआनचेई, ये कहाँ की आपकी?
मिजोरम की। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था दोस्तों? संथाली, मुंडा, अवधी या संस्कृत? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों देखिए, जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इनने रामायण का जो अनुवाद किया था वो आपका संस्कृत भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस में किया था? संस्कृत भाषा में। और अगर रामचरितमानस की बात करता है दोस्तों, यह आपके अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन? अगर अवधी भाषा में जो रामचरितमानस है दोस्तों, वो आपकी अवधी भाषा में लिखी गई थी। और सभी को मालूम होगा कि किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, और कब लिखी थी? 1633 में। रामचरितमानस कब लिखी थी? 1633 में। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया? जल्दीबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सचिवालय की बात की गई है। और जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं वो आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि सार्क की सचिवालय जो है वो स्थापना के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, देखिए जो सार्क है, सार्क का जो सचिवालय है दोस्तों 1987 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। और कहाँ है सार्क का सचिवालय? काठमांडू यानी कि नेपाल में स्थित है। कहाँ है आपका? नेपाल। और कौन सी जगह में है दोस्तों? काठमांडू। ठीक है, कहाँ है आपका? काठमांडू। और देखिए दोस्तों, जो 1985 है ना, इसमें सार्क की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? सार्क की स्थापना। और डेट आपको मालूम होनी चाहिए, 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर दोस्तों 1985। ठीक है दोस्तों, और अगर सार्क में टोटल देश पूछता है, ठीक है, अगर सार्क है, सार्क में टोटल देश पूछता है, तो आपके इसका आंसर होगा 8 देश इसमें शामिल है। ठीक है, क्या है? 8 देश शामिल हैं। और अगर आपका ये पूछता है कि सार्क में सबसे जो नया देश है वो कौन सा इसमें सम्मिलित हो रखा है, वो आपका अफगानिस्तान होगा आपका। ठीक है, कब हो रखा है आपका? 2007 में हो रखा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी या आपका 2 अक्टूबर? बताइए दोस्तों इसका आंसर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, जो पराक्रम दिवस है ना, वो आपका 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ठीक है, और 25 जनवरी को आपको पता है क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका? महात्मा गांधी जी की इसमें हत्या हुई थी। ठीक है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, जो हमारा सार्क था, अगर हम सार्क की बात करते हैं ना, तो ये देखिए जो सार्क था ना, सार्क की बात करते हैं तो इसका जो सार्क यूनिवर्सिटी है ना, सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ योजना लॉन्च किया है? ये आपका देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है आपका। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में मिशन लाइफ योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, जो मिशन लाइफ योजना है ना, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए हमारे मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो इनने जो मिशन लाइफ योजना है ना, वो आपकी गुजरात में ही लॉन्च की है। कहाँ की है? गुजरात में। और कुछ योजना है दोस्तों, देखिए अगर आपको नारी को नमन योजना कहाँ पेश की गई है? क्या नारी को नमन योजना
या आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, नारी को नमन योजना कहाँ पेश की गई है? तो इसका आंसर बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और अगर पूछता है स्कूल चलो अभियान कहाँ पेश किया गया है, वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। और आपका क्या है, देखिए सड़क सुरक्षा जागरूकता, चलो ये तो अभी बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो देखिए दोस्तों, गुजरात की अगर हम बात करें ना, गुजरात काफ़ी हाईलाइटेड जिला है आपका, स्टेट है, सॉरी राज्य है, काफ़ी हाईलाइटेड राज्य है क्योंकि यहाँ से मोदी जी बिलोंग करते हैं। तो गुजरात में कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और कितनी लोकसभा की सीटें हैं ये भी मालूम होनी चाहिए आपको, और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं ये भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गुजरात में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 182 हैं। क्या हैं? 182 विधानसभा की सीटें हैं। और अगर बात करें राज्यसभा की तो 11 राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? 11 राज्यसभा की सीटें हैं। और अगर लोकसभा की पूछते हैं तो 26 हैं। यानी कि देखिए लोकसभा की पूछे तो कितनी है? 26 हो गई। और देखिए दोस्तों, गुजरात में टोटल कितने ज़िले हैं? ठीक है, टोटल कितने ज़िले हैं आपके? 33। गुजरात में टोटल कितने ज़िले हैं? 33। और अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए गुजरात का गठन कब हुआ था? तो जो गुजरात है उसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1960 को। और अगर गुजरात के जो वर्तमान में जो सीएम है दोस्तों, वो भी पूछता है तो कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल की बात करता है दोस्तों, देखिए आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा और नोट कीजिएगा दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसे चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी पंकज त्रिपाठी, या आपका ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन, या आपका पीवी सिंधु। तो दोस्तों देखिए, जो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग ने जो नेशनल आइकन जो बनाया है वो आपका पंकज त्रिपाठी जी को बनाया है। किसको बनाया है? पंकज त्रिपाठी जी को। और देखिए चुनाव आयोग है ना, हमें पता होना चाहिए कि जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों देखिए 25 जनवरी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। और तभी जो 25 जनवरी है ना, तभी हम मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम देखिए पंकज त्रिपाठी जी को नेशनल आइकन बनाया गया है किसका? चुनाव आयोग का। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ऐश्वर्या जो अक्षय कुमार जी हैं हमारे, अक्षय कुमार जी को सड़क सुरक्षा जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक पूछा जाएगा जहाँ तक है, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके नेशनल आइकन किसको बनाया गया है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐश्वर्या राय को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया है? ऐश्वर्या राय को। और जो दोस्तों देखिए, तो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में दोस्तों? तो चुनाव आयोग है वो आपका 324 अनुच्छेद में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में दोस्तों? 324। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, और यही पूछी जाती है आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका आर्मी का हो या एसएससी का हो या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है दोस्तों, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, या क्रिस गेल, या विराट कोहली। तो जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है दोस्तों, वो आपका युवराज सिंह की आत्मकथा है। क्या है? युवराज सिंह की आत्मकथा। और अगर हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करते हैं तो सभी को मालूम होगा कि प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग
एट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की है। और अगर हम क्रिस गेल की बात करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस गेल जी को, इनकी जो आत्मकथा है सिक्स मशीन, क्या है? सिक्स मशीन किसकी है? क्रिस गेल जी की। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये भी ध्यान में रखिएगा, देखिए दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर जो है वो किसकी आत्मकथा थी? विंग्स ऑफ फायर किसकी थी? एपीजे अब्दुल कलाम जी की थी। और आपकी देखिए दोस्तों, प्लेइंग इट माई बेस्ट सचिन तेंदुलकर जी की होगी। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की होगी। और आपका क्या है? देखिए दोस्तों, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया था? ये आपका पूछा गया था दोस्तों। देखिए 5 दिसंबर को एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी पूछा गया था सीजीएल में कि लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर होगा, देखिए दोस्तों, जो आपका लोकरंग महोत्सव है ना, कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ये भी आप ध्यान रखिएगा साथ साथ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकरंग उत्सव कब मनाया जाता है? आपका 26 जनवरी। ठीक है, ये आपका 5 दिन का त्यौहार होता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आयोग है उसके ब्रांड एम्बेसडर यानी कि नेशनल आइकन कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुलदीप यादव। जो कुलदीप यादव है दोस्तों, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो कुलदीप यादव हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक है? केलुचरण महापात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 3 स्टार लगा लीजिए। जो केलुचरण महापात्रा है किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नर्तक है? ये भी आपका 5 तारीख को ही पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ये किसके हैं? किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं दोस्तों? तो ये हैं आपके ओडिसी। किसके हैं? ओडिसी नृत्य। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो केलुचरण महापात्रा हैं उड़ीसा से, ओडिसी नृत्य से हैं। ठीक है, और उड़ीसा से जो पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं उड़ीसा के पद्म विभूषण पाने वाले। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए जो ओडिसी नृत्य नर्तक हैं उनके जो प्रसिद्ध जो नर्तक हैं जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य करते हैं, जैसे कि पहला है आपका केलुचरण महापात्रा, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, आपका ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक पहला आपका केलुचरण महापात्रा। आपका दूसरा है, देखिए दोस्तों, सुजाता महापात्रा। कौन है? सुजाता महापात्रा। सुजाता महापात्रा। ठीक है, और हमारा देखिए दोस्तों तीसरे हैं आपके रतिकांत महापात्रा। ठीक है, रतिकांत महापात्रा, ये भी आपके ओडिसी नृत्य से बिलोंग करते हैं। और गंगाधर प्रधान, ये जो गंगाधर प्रधान जी हैं ये भी आपके ओडिसी नृत्य से बिलोंग करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी को आप याद कीजिएगा। ये आपके एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन 5 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, जो आपका सेकंड शिफ्ट था उसमें पूछा गया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों देखिए, अगर हम जो भरतनाट्यम है इसकी बात करते हैं तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, सभी को मालूम होगा। और इससे संबंधित अगर हम कलाकार की बात करते हैं तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो प्रसिद्ध हैं वो हैं, और पद्म सुब्रमण्यम वो हैं, और बाला सरस्वती जी हैं। ठीक है, भरतनाट्यम से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको पता होगा। और जो सत्री है ये आपका असम का है। ठीक है, सत्री कहाँ का है? आपका असम का।
तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी कि जो डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं? डॉल्फिन को। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसको कब जलीय जीव घोषित किया गया, यानी कि डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? बताइए दोस्तों, कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका कब? ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2009, या आपका ऑप्शन नंबर सी 2010, या आपका 2005। तो ये किया गया था आपका 2009 में। तो 2009 है, 2009 में जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो आपका भागलपुर यानी कि बिहार में स्थित है। कहाँ है आपका? बिहार में। ठीक है, भागलपुर कहाँ का है? बिहार में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये, आप 1984 मत लगा दीजिएगा, इसका आंसर है 1924। जो 1924 है तब भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? जो आपका मिडनाइट चिल्ड्रन है दोस्तों, ये किसकी रचना है? आपका ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी, या आपका ऑप्शन नंबर बी सोनिया गांधी, या आपका ऑप्शन नंबर सी लाल कृष्ण आडवाणी, या आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सभी को मालूम होगा जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, मिडनाइट चिल्ड्रन में जो इसकी रचना है दोस्तों, सलमान रुश्दी ने की थी। किसने की थी? सलमान रुश्दी ने। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन शायद कहीं से मिस हो गया, कोई बात नहीं, 19 ही क्वेश्चन हैं आज के। तो दोस्तों ये आज का हमारा सेशन था और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर हम देखिए दोस्तों, इसकी बात करते हैं, आपके देखिए ओलंपिक की बात करते हैं ना, तो जो ओलंपिक है, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है, उसके जो जन्मदाता हैं किसे कहते हैं? पायो डी कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जो ओलंपिक कमेटी है वो कब बनी थी? 23 जून 1894 को बनी थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर पूछता है एग्जामिनर कि सबसे पहले ओलंपिक कब खेले गए थे, तो 776 BC में खेले गए थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ओलंपिक में दोस्तों कितने छल्ले होते हैं? जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बता दूं। तो ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, नीला, काला, पीला, हरा और लाल। जो नीला है दोस्तों वो आपका यूरोप को प्रदर्शित करता है, और जो ब्लैक है आपका, ब्लैक देखिए दोस्तों अफ्रीका को। ठीक है, और जो पीला आपका हमारा जो एशिया है उसको प्रदर्शित करता है, और जो हरा है वो ऑस्ट्रेलिया को, और लाल है आपका अमेरिका को। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।